Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. In last video we were doing about the Belgium and Sri Lanka, and today we were doing about majoritinism in Sri Lanka कि श्रीलंका में बहुलवाद किस तरह से था, मेजोरिटिज़म किस तरह से था वहाँ पर, उसके बारे में हम करेंगे। हमने जो बेल्जियम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि वहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं वो किस लैंग्वेज को बोलने वाले थे। ठीक है, 59% है टोटल कंट्री में डच थे, 40% वहाँ पे फ्रेंच थे, 1% वहाँ पर जर्मनी थे। ठीक है, अब श्रीलंका के बारे में करेंगे। श्रीलंका के बारे में हमने पहले ऊपर पढ़ा भी है कि ज़्यादा जो परसेंटेज है 74% है वहाँ पर वो सिंहली स्पीकर हैं, और 18% कौन है वहाँ पर, 18% है तमिल स्पीकर। ठीक है, तो और बाकी जो रेस्ट ऑफ है वो है मुस्लिम है वहाँ पर। लेकिन जो 18% हैं तो उनके बीच में, और जो 74% है उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट रहता है। 74% जो सिंहली है और 18% जो तमिल हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है कि सरकार में पार्टिसिपेशन किसका ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, या जो कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, इसको लेकर सब में आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जो श्रीलंका है वो कब आज़ाद हुआ था, 1948 में आज़ाद हुआ था। जो लीडर्स थे सिंहला कम्युनिटी से थे ज़्यादा। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, और गवर्नमेंट भी वो अपनी मेजोरिटी की वजह से गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनी। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। मेजोरिटी के बेस पे मेजोरिटेरियन एडोप्ट किया उन्होंने। ठीक है, बहुमतता को उन्होंने अपनाया कि जिसका बहुमत होगा तो उसी की सरकार बनेगी। तो इसकी वजह से जो सर्वोच्च रहा वो कौन रहा, सिंहल। ठीक है, सिंहला जो है वो सुप्रीमेसी उन्होंने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। 1956 में एक्ट पास किया गया। ठीक है, जिसको इसमें क्या बोला गया, सिंहली जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको क्या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन डिसरिगार्डिंग किसकी, तमिल लैंग्वेज की। ठीक, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी द फेवर्ड सिंहलाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टुप्लेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट फास्टर बुद्धिज़्म। तो सिंहली जो थे उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को अपनाया धर्म के रूप में, और साथ ही जहाँ पर भी जो भी जॉब की बात थी, गवर्नमेंट में एजुकेशन से रिलेटेड थी, जो भी नीतियाँ बनाई जाती थी उसमें किसको प्रेफरेंस दी जाती थी, जिसको सिंहली भाषा आती है या जो सिंहली है उसको प्रेफरेंस दी जाती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंट्री में है आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे। ठीक है, जो तमिल थे, जो श्रीलंकाई तमिल थे या इंडियन तमिल थे, वो क्या होने लगा, वहाँ पे इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकाई तमिल। ठीक है, इसकी ये क्या रहा, इसमें क्या इंक्रीज होने लगा, उनको लगने लगा कि अलाइनेशन है जो, यानी कि हम अलोन रह गए हैं, बेगाने हो गए हैं। तो जो श्रीलंकाई तमिल थे उनको ऐसा फील होने लगा कि जो सरकार है वो हमसे भेदभाव कर रही है। ठीक है ना, जो नया संविधान बना था उसमें इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही थी, जिससे उनको लगने लगा कि उनकी ये भावना बढ़ने लगी कि हम अकेले हैं। ठीक है, दे फेल्ट दैट नॉन द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको लगा कि कोई भी पार्टी उनके फेवर में नहीं है, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं वो क्या है, बुद्धिज़्म को सपोर्ट कर रही हैं। बुद्धिस्ट और सिंहली लीडर है, और उन अपनी लैंग्वेज को वो आगे बढ़ाएंगे और अपने ही कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी
denied them equal political right, discriminated against them getting job and other opportunity and ignored their interest। उनको ये फील होने लगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो उनको डिनाई कर देगी, ठीक है, उनको बाहर निकाल देगी, और जो भी इक्वल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं या उनके अदर राइट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे और डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा नौकरियों में, जॉब्स में, और जो भी अदर अपॉर्चुनिटी होगी उनमें हर एक में भेदभाव किया जाने लगेगा। जिसकी वजह से क्या होने लगा, जब वो इस तरह से फील कर रहे थे, खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे, तो इसमें दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स रहने लगे, स्ट्रेंड ओवर टाइम, दोनों कम्युनिटी के बीच में तनाव रहने लग गया। जो श्रीलंकाई तमिल थे, श्रीलंका में तमिल थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है जो किसके लिए संघर्ष करेगी, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, कि जो तमिलों की पहचान के लिए, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ठीक है, जो रीजनल ऑटोनॉमी है उनकी स्वायत्ता बनाने के लिए कि संघर्ष करेगी, ठीक है, उनकी इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करेगी। मीन्स जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल थे उन्होंने एक पार्टी बनाई कि जो पार्टी किसके लिए संघर्ष करेगी, किसके लिए आवाज़ उठाएगी, उनकी पहचान के लिए, ठीक है, तमिल लोगों की पहचान के लिए, तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही वहाँ पर स्वायत्ता देने के लिए, जो जहाँ पर मेजॉरिटी में है तमिल, कि जिस एरिया में तमिल मेजॉरिटी में है वहाँ पर तो तमिल की बात सुननी चाहिए, यही मानना था उन दोनों, ठीक है। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेड डिनाइड, लेकिन उनकी इस डिमांड को डिनाई कर दिया गया, इन साफ तौर से मना कर दिया गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980 के आसपास का जो एरा था उसमें बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और ऑर्गेनाइजेशन बन गए जिनकी यही डिमांड थी कि तमिल का जो एरिया है उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। और किस एरिया में थे वो, श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका था वहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा थे और उनकी डिमांड थी इसको अलग से स्टेट बना दिया जाए। The distrust between the two community turned into the widespread conflict। दोनों के बीच में अविश्वास ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं करते थे, जिसकी वजह से झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपस में हिंसा होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, और इन लड़ाई झगड़े ने किसका रूप ले लिया, सिविल वार का, गृह युद्ध, ठीक है। सिविल वार क्या होता है, a violent conflict between opposing group within a country that become so intense that it appear like a war, ठीक है, कि ऐसी स्थिति, देश के अंदर ऐसी स्थिति जिसकी वजह से हिंसा ज़्यादा बढ़ जाए, अपोजिशन के बीच में, मान लो जो विपक्षी हैं और पक्ष के लोग हैं, सरकार के विपक्ष में और सरकार के पक्ष में, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाए और हिंसात्मक घटनाएं होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे और एक युद्ध की स्थिति हो जाए देश के अंदर ही, उसको गृह युद्ध बोला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, बहुत सारी फैमिली है वो कंट्री को छोड़कर जाने लगे दूसरी कंट्री में, आसपास जो इंडिया मेन था पास में, तो इंडिया में रिफ्यूज़ी कैंप में रहने लगे, शरणार्थी कैंप पे रहने लगे, और इसके साथ ही क्या हुआ, उसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। श्रीलंका की जो डेवलपमेंट में आगे बढ़नी थी उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, डेवलपमेंट के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी और हेल्थ के ऊपर भी। बट द सिविल वार हैज़ caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country। सिविल वॉर की वजह से सारी की सारी जितनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, यानी कि उन्होंने कोई ठीक से रास्ता नहीं निकाला
जिसकी वजह से पूरे श्रीलंका के लोगों की जो सोशल लाइफ थी वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हुई, प्रभावित हुई। दूसरी साइड हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में देखते हैं कि बेल्जियम में किस तरह से समायोजन किया गया, क्योंकि बेल्जियम में भी अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे। ठीक है, वहाँ पर पूरी कंट्री में क्या था, डच मेजॉरिटी में थे, बट ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी, ब्रुसेल्स में क्या थे, फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने श्रीलंका की तरह लड़ाई झगड़ा करने की बजाय उन्होंने क्या किया, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट किए, उसमें संशोधन किए, चेंजेस किए। यहाँ पर मेंशन है बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया है ताकि किसी तरह के कन्फ्लिक्ट कंट्री में ना हो। ठीक है, और इसी तरह जो बेल्जियम को एक बेस्ट मॉडल के रूप में देखा गया। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रखी और किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट कंट्री में नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया कि जो पार्टियां बनेंगी, सरकार बनेंगी, उसमें डच जो लैंग्वेज डच कम्युनिटी के लोग हैं और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि मेजॉरिटी में जिसके मेजॉरिटी में होंगे वही सरकार बनाएगी, ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यहाँ पर लिखा है ना, दोनों में से मेजॉरिटी में रखा जाएगा, यानी कि अगर एक ग्रुप के 2 मेंबर गवर्नमेंट में है तो दूसरे ग्रुप के भी 2 मेंबर होंगे। गॉट इट। दूसरा उन्होंने क्या किया, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट टू द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यानी कि स्टेट बनाए हुए थे। ठीक है, और जो पावर है वो डिवाइड थी, यानी कि सेंटर के पास अलग पावर थी और जो स्टेट थे उनके पास अलग थी। ठीक है, जो पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ये नहीं था, ऐसा नहीं रखा था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो स्टेट को भी प्रेशराइज करेगी। ठीक है, मीन्स जो कंट्री में है स्टेट के पास जो पावर थी उसमें किसी तरह का सेंटर का इंटरफेयर नहीं था। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, सारी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टेट 2 स्टेट में डिवाइड किया गया, दोनों स्टेट के पास अपनी अपनी पावर थी और 3rd पार्ट था ब्रुसेल्स का। ठीक है, क्योंकि पूरी कंट्री में क्या था, डच ज़्यादा थे और ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे, तो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट अलग रही। ठीक है, और वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा दोनों कम्युनिटी का। ये नहीं है कि वहाँ पर अगर फ्रेंच के ज़्यादा है तो फ्रेंच को ही रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, फ्रेंच लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं था, दोनों का इक्वल रखा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उन्होंने ईजिली इस रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कि हाँ इक्वल होना चाहिए। रीज़न क्या था कि पूरी कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को किसने अडॉप्ट किया था, पहले डच लोगों ने, क्योंकि पूरी कंट्री में डच ज़्यादा थे, वो तैयार हो गए, हाँ ठीक है दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ब्रुसेल्स में क्या था, ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे। अब फ्रेंच की बारी थी एडप्टेशन की, तो फ्रेंच ने भी उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि दोनों सहमति से चल रहे थे, एकोमोडेशन से चल रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जो पावर है वो सेंटर में है और स्टेट गवर्नमेंट में है। इसके साथ एक तीसरी तरह की सरकार और बनी है। ठीक है, तीसरा ग्रुप और बना वहाँ पर, एक तो स्टेट की थी, एक सेंटर की थी, 3rd ग्रुप वो बना जिसमें केवल एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे। एक या तो वो डच कम्युनिटी के लोग होंगे उस सरकार में, या फ्रेंच कम्युनिटी के लोग होंगे, या जर्मन स्पीकिंग लोग होंगे। इसमें कोई मैटर नहीं किया जाएगा कि कौन कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं, वो सबके लिए इक्वल काम करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे, कल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और लैंग्वेज इशू के ऊपर। गॉट इट। यानी कि डच, फ्रेंच या जर्मन
किसी भी एक कम्युनिटी के लोग एक तरह की सरकार बनाएंगे और वो सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। वो डेवलपमेंट किस एरिया में थी? कल्चरल थी, एजुकेशनल थी एंड इसके साथ ही वो लिंग्विस्टिक थी। इस तरह जो बेस्ट मॉडल की वजह से बेल्जियम है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशंस थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन बेस्ट मॉडल की वजह से क्या किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, ठीक है। और यही वजह रही है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम को यूरोपीय यूनियन का पार्ट बना है। यूरोपीय यूनियन में जब उसने पार्टिसिपेट किया, यही वजह है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया गया। तो उसकी इस बेस्ट मॉडल की वजह से, बेल्जियम के बेस्ट मॉडल की वजह से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट को ब्रुसेल्स में इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस बनाया गया, ठीक है। रीज़न क्या था कि ब्रुसेल्स में बहुत अच्छे से, जो ब्रुसेल्स में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे से एक्मेंडेशन के साथ काम करते हैं और इसीलिए यहाँ पर हम अपना ऑफिस बनाएंगे। ये यूरोपीय यूनियन का मानना था। यूरोपीय यूनियन क्या है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ या हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपीय यूनियन? इन ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स, वेयर इज़ ब्रुसेल्स? इन बेल्जियम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल हैं। दोनों एग्जाम्पल के बारे में हमने देखा कि श्रीलंका में तो जो स्थिति थी उसको किस तरह से उन्होंने हैंडल नहीं किया और वो एक सिविल वार का रूप ले लिया। और दूसरी जगह क्या था, जहाँ पर लिंग्विस्टिक बहुत क्रिटिकल कंडीशंस थी, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने एक्मेंडेशन के साथ, अपने समायोजन के साथ उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। और इसे, ये दोनों एग्जाम्पल हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों की जो इंटरेस्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोगों की भावनाएं हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सारा का सारा हम इन दोनों के एग्जाम्पल से पता लगता है कि सबको साथ लेकर चलने से ही डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज जो कंट्री में कंडीशन है वो एक वॉर का रूप ले लेगी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।